हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इति शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 18 और 19 जुलाई 2020 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। पहली बात, मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही है, सनमय सर कहाँ हैं। मैंने आपको बताया था सर एक हफ्ते के लिए बाहर गए हुए हैं, मंडे से वही आपको ब्रीफ करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ MOU साइन किया है? आंसर है USA। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने विदेश में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाने की प्लानिंग की है। केंद्र सरकार ने इसकी ऑफिशियली जानकारी दी है और इसके अनुसार इंडियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, USA के सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी डैन ब्रुएलेट ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान MOU साइन किया। MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम समझौता ज्ञापन कहते हैं। तो ये तो टेक्निकल बातें थी। अब आम भाषा में इसे कहें तो मतलब है कि हम अमेरिका में तेल जमा करने यानी स्टोर करने के लिए जगह को लीज पर ले रहे हैं। यानी भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा और उसे वहीं पर स्टोर कर देगा। लेकिन अभी ये नहीं बताया गया है कि इस ऑयल रिजर्व की क्षमता कितनी है, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है। हालांकि माना यह जा रहा है कि भारतीय रिजर्व से ज़्यादा कैपेसिटी वाला रिजर्व ही बनाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि हम अपना तेल अमेरिका में क्यों स्टोर करेंगे? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, वो भी इतनी दूर? तो देखिए, इंडिया के पास पैसे हैं और सरकार भी चाहती है कि तेल खरीद कर स्टोर कर ले, लेकिन देश में ऑयल को स्टोर करने के लिए जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो भर चुका है और इंडिया के पास केवल 39 मिलियन बैरल का ही तेल स्टोर हो सकता है। मतलब इतनी ही सिर्फ कैपेसिटी है, जो दुनिया के जो दूसरे बड़े देश हैं उससे काफ़ी कम है। जैसे एग्जांपल लें तो USA के पास 730 मिलियन बैरल स्टोरेज कैपेसिटी है, चाइना के पास 550 मिलियन बैरल, जापान के पास 528 और साउथ कोरिया के पास 214 मिलियन बैरल स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो इंडिया की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, हालांकि उस पर अभी तक किसी भी सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि हम पहली बार विदेश में तेल स्टोर करने जा रहे हैं। तो आपको पता ही होगा कि कोरोना की वजह से दुनिया में इंडस्ट्री ठप हो गई है। इसकी वजह से तेल की खपत कम हुई और नतीजा हुआ कि कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, उसकी कीमत बहुत गिर गई। इतना गिर गई कि एक समय तो ऐसा था कि रेट माइनस में चला गया था। लेकिन अब इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे खुल रही हैं और तेल का रेट भी बढ़ रहा है। अगर आज की बात करें तो WTI क्रूड ऑयल जो अमेरिका का है, उसका रेट $40 प्रति बैरल है। तो ऐसे में अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सस्ते में क्रूड ऑयल खरीद कर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम पहले ही इतना क्रूड ऑयल खरीद चुके हैं कि हमारा सारा पेट्रोलियम रिजर्व भर चुका है और हम तुरंत नया पेट्रोलियम रिजर्व देश में बना भी नहीं सकते, क्योंकि क्रूड ऑयल को सेफ तौर पर स्टोर करने की कुछ गाइडलाइंस हैं। इसे हम कहीं भी स्टोर नहीं कर सकते। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्रूड ऑयल को ऐसे समय के लिए भी स्टोर किया जाता है ताकि नेचुरल डिजास्टर, वॉर में काम आ सके। तो क्रूड ऑयल को अंडरग्राउंड या गुफा में रखा जाता है ताकि कोई दुश्मन इसे निशाना ना बना सके। तो ये है सारी वजह। अच्छा, आपको बता दूं कि इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया ने US से डील की थी, यानी इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया डील कर चुका है। वो वहाँ पर ऑयल स्टोर करेगा और इसका चार्ज देगा। तो अब इंडिया ने अमेरिका से इसके लिए डील साइन कर ली। और हाँ, अब एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि हम तो खाड़ी देश सऊदी अरब, इराक, UAE से तेल ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं तेल रिजर्व किया जा रहा? तो ये बता दें कि वहाँ पर अमेरिका जैसी फैसिलिटी नहीं है। तो ये आपको मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? आंसर है सूरीनाम। वो सूरीनाम के 9th प्रेसिडेंट चुने गए हैं। एक बात आपको बता दूं, उनके पूर्वज बिहार के थे और इससे पहले भी 1880 के दशक में भारतीय मूल के ही राम सेवक शंकर को प्रेसिडेंट चुना जा चुका है। सूरीनाम के बारे में थोड़ा जानते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ की 27% से ज़्यादा आबादी भारतीय मूल की है। उनके जो पूर्वज थे वो भारतीय थे। आप मैप के थ्रू देखते हैं, मेरे बगल में ये रहा वर्ल्ड मैप, इसमें ये रहा लैटिन अमेरिका। मैप को जूम करते हैं और देखिए ये रहा सूरीनाम। इसका बॉर्डर गुयाना, ब्राज़ील और फ्रेंच गुयाना से टच होता है। ये छोटा सा देश है। इसे 25 नवंबर 1975 को आज़ादी मिली थी। इसकी कैपिटल है
पारामारिबो और करेंसी है सूरीनामी डॉलर। भाषा की बात करें तो ऑफिशियल जो वहाँ लैंग्वेज है वो डच है, लेकिन जो सबसे तीसरी बड़ी भाषा है वो हिंदी और भोजपुरी बोली जाती है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमसे इतना दूर देश और लैंग्वेज भोजपुरी। दरअसल ब्रिटिश शासन में झूठे आश्वासन देकर भारतीयों को बड़ी संख्या में दूसरे देशों, खासकर मॉरिशस और सूरीनाम में भेजा जाता था। वहाँ उनसे मजदूरी कराई जाती थी। तो ऐसे मजदूर जिन्हें भारत से इस तरह लालच देकर ले जाया जाता था, उन्हें ही गिरमिटिया कहा जाता है। सूरीनाम में जो भारतीय हैं उनके पूर्वज गिरमिटिया मजदूर कहे जाते थे और इनमें से ज़्यादातर मूल रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे। अब आबादी की बात करें तो सूरीनाम की आबादी 5,87,000 है और इसमें से 27% लोग भारतीय मूल के हैं। तो मुझे लगता है कि आप इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टाइकलेट को यूएसआईबीसी ने कौन सा अवार्ड दिया? आंसर है 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। यूएसआईबीसी अमेरिका का बिजनेस एडवाइजरी ग्रुप है और ये अवार्ड 15 जुलाई को दिया है। ये जो अवार्ड है ये अमेरिका और दुनिया में काफ़ी प्रतिष्ठित माना जाता है। इससे पहले ये गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एडेना फ्रीडमैन, अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस और सन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक और एमडी दिलीप शांघवी को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख हिस्से यानी प्रिंसिपल ऑर्गन को संबोधित किया? आंसर है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इको एसओसी। इसे इंग्लिश में कहें तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। कौन कौन से? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटरीट और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। पीएम मोदी का भाषण इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहा क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। अब सवाल होगा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। वैसे बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट कुछ आपको बताती हूँ। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की अपील की, यानी इशारा था सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरों की संख्या बढ़ाने की ओर, जिसकी दावेदारी भारत करता रहा है। दूसरा, 2022 तक सभी के लिए घर का ऐलान। दरअसल 2022 को हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, इसलिए इंडिया ने इसे टारगेट रखकर हाउसिंग फॉर ऑल कार्यक्रम बनाया हुआ है। थर्ड पॉइंट, महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। फोर्थ, कोरोना के खिलाफ हमारी संयुक्त लड़ाई में हमने 150 से ज़्यादा देशों में चिकित्सा और अन्य सहायता उपलब्ध कराई। भारत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध का अभियान चल रहा है। और छठा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो प्रधानमंत्री ने डिस्कस किया, कोरोना वायरस आपदा में भारत का रिकवरी रेट दुनिया में सबसे बेहतर है, यानी भारत के कोरोना पेशेंट्स जल्दी ठीक हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रोशनी नाडर को किस कंपनी का चेयरपर्सन बनाया गया? आंसर है HCL। रोशनी नाडर HCL के पूर्व चेयरमैन शिव नाडर की बेटी हैं। वो 38 साल की हैं और अब HCL टेक्नोलॉजीज़ की कमान उन्हीं के हाथ में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के बाद किस देश ने चीन की टेलीकॉम कंपनी हुवावे को बैन कर दिया? आंसर है यूनाइटेड किंगडम। हुवावे चीन की बड़ी कंपनी है जिसके पास दुनिया में सबसे सस्ता 5G नेटवर्क टेक्निक है। तो ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन की तमाम कंपनियों से कहा है वो 5G नेटवर्क से हुवावे की डिवाइसों को तुरंत हटा लें और जो पहले से डिवाइस 3G हो या 4G हो यूज़ हो रहे हो 2027 तक उनको भी हटा दिया जाए। तो सवाल है कि ऐसा क्या हुआ जो चीनी कंपनी हुवावे पर इतना बड़ा फैसला यूनाइटेड किंगडम ने ले लिया? पहली बात तो हांगकांग के मुद्दे पर ब्रिटेन चीन से खफा है। आपको बता दें, ब्रिटेन ने चीन को 1997 में हांगकांग सौंपा था और तब ये शर्त रखी थी कि 50 साल तक वहाँ पर स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी बनी रहेगी, लेकिन चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाकर वहाँ की ऑटोनॉमी ख़त्म कर दी। इससे ब्रिटेन काफ़ी गुस्से में है। दूसरी वजह है कि हुवावे पर डाटा चोरी और सीक्रेट जानकारियों को लीक करने का आरोप है। ब्रिटेन ने कहा है कि हुवावे कंपनी को 5G नेटवर्क में
एंट्री देने से देश को खतरा हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हुआवे पर भरोसा नहीं है। हुआवे के सीईओ रेन झेंगफेई, उसकी स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1987 और हेडक्वार्टर कहाँ है? शेंजेन, चाइना। तो अब नया क्वेश्चन लेते हैं। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है कतर। इसका जवाब शायद आप पहले से जानते ही होंगे, लेकिन नया अपडेट है कि अभी हाल ही में 15 जुलाई को वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी किया है। फीफा वर्ल्ड कप 21 दिसंबर 2022 को पहला मैच होगा और फाइनल 18 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने किस देश के आतंकी मुफ्ती नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी यानी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया? आंसर है पाकिस्तान। वह आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का लीडर है और यूएन ने उसे प्रतिबंधित लोगों की लिस्ट में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने किस देश को $8 मिलियन यानी 60 करोड़ रुपए के आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट यानी स्वास्थ्य उपकरण दिए हैं? आंसर है मालदीव। इसका उपयोग मालदीव के 61 द्वीपों पर होगा। इसके अलावा भारत ने मालदीव को $800 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी है। इसका मतलब कि मालदीव चाहे तो भारत से इतना पैसा उधार ले सकता है। इधर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा है कि नवंबर 2018 से मालदीव और भारत के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिहा। राजधानी माले। मुद्रा मालदीव रुपया। अगला क्वेश्चन, आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का निधन 16 जुलाई को कोविड-19 से हो गया। वो किस पीठ के आचार्य थे? आंसर है स्वामी नारायण पीठ। वो गुजरात के मणिनगर स्वामी नारायण संस्थान के आध्यात्मिक गुरु थे और आचार्यों के वंश में 5वें वारिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान यानी इंटरनेशनल फ्लाइट को कब से शुरू करने का निर्णय लिया? आंसर है 23 जुलाई। दरअसल भारत सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मार्च से ही सारी उड़ानों को प्रतिबंधित कर दिया था। तो अब इसे शुरू किया जा रहा है। चूंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने लंबे समय तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद रहीं, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अब आखिरी क्वेश्चन लेते हैं और आपको बता दूं कि अब जो अगला वीडियो आएगा वो सनमय सर का ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने युवा ओलंपिक खेल 2022 को स्थगित कर दिया। ये खेल कब होगा? आंसर है 2026। ये आयोजन 2022 में अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी डाकर में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ओलंपिक काउंसिल ने ये 4 साल के लिए स्थगित कर दिया। तो अब ये 2026 में होगा। IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक ने ये जानकारी दी। तो दोस्तों, ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और इसकी PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं।